21.1 परिचय। हाल के वर्षों में नागरिक समाज शब्द और लोकतंत्र पर जोर वैश्विक स्तर पर अकादमिक चर्चाओं और लेखन में प्रमुख विषय बन गए हैं। विदेश और घरेलू नीति पर लेखों में इन अवधारणाओं पर व्यापक रूप से चर्चा की गई है। हालांकि ये शब्द सामाजिक विज्ञान के समय से ही अस्तित्व में हैं, लेकिन उनके अर्थ काफी विकसित हो गए हैं। इन अवधारणाओं को समझने के लिए उनके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यों का पता लगाना सहायक है, जहां विभिन्न बुद्धिजीवियों ने अपने विचार साझा किए हैं। 21.2 नागरिक समाज एक पूर्वव्यापीकरण। नागरिक समाज पर बढ़ते ध्यान का श्रेय लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और पूर्व साम्यवादी दुनिया में अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले प्रतिरोध समूहों को दिया जा सकता है। 1980 और 1990 के दशक में एक वैश्विक लोकतांत्रिक क्रांति देखी गई, जहां यूनियनों, महिला संगठनों, छात्र समूहों और सक्रियता के अन्य रूपों ने विभिन्न तानाशाही को चुनौती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन घटनाओं ने इस विचार को जन्म दिया कि एक सशक्त नागरिक समाज न केवल लोकतांत्रिक बदलाव ला सकता है, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत भी कर सकता है। नागरिक समाज शब्द की जड़ें सिसरो और अन्य रोमनों के कार्यों में हैं, जो प्राचीन यूनानी दार्शनिकों से मिलती है। अपने शास्त्रीय प्रयोग में नागरिक समाज अक्सर राज्य का पर्याय होता था। आधुनिक अवधारणा 18वीं शताब्दी के अंत में स्कॉटिश और महाद्वीपीय ज्ञानोदय में उभरी। थॉमस पेन और जॉर्ज हेगेल जैसे विचारकों ने नागरिक समाज को राज्य से अलग एक क्षेत्र के रूप में देखा, जहां नागरिक अपने हितों और इच्छाओं के आधार पर जुड़ते हैं। गैरलाभकारी क्षेत्र के रूप में नागरिक समाज के आज के दृष्टिकोण के विपरीत हेगेल के 19वीं सदी के परिप्रेक्ष्य में बाजार शामिल था। इस बदलाव ने निजी संपत्ति, बाजार प्रतिस्पर्धा और पूंजीपति वर्ग के उदय जैसी बदलती आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित किया, जो अमेरिकी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी क्रांतियों में स्पष्ट स्वतंत्रता की लोकप्रिय मांग से प्रेरित थी। 21.3 लोकतंत्र एक सार्वभौमिक अपील। समय के साथ और अलग-अलग जगहों पर लोकतंत्र का विचार बदल गया है। हम प्राचीन एथेनियन लोकतंत्र और आधुनिक उदार लोकतंत्र के साथ साथ प्रतिनिधि लोकतंत्र और विचारशील लोकतंत्र और राष्ट्रीय लोकतंत्र बनाम महानगरीय लोकतंत्र के बीच अंतर देखते हैं। इन मतभेदों के बावजूद लोकतंत्र के इन सभी रूपों में एक समान सूत्र चलता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां एक समुदाय सामूहिक रूप से अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग समान अधिकारों और भागीदारी के अवसरों के साथ और बहस पर मनमानी बाधाओं के बिना एक साथ निर्णय लेते हैं। लोकतंत्र संक्षेप में सहभागी, परामर्शात्मक, पारदर्शी और सार्वजनिक रूप से जवाबदेह है। यह शासितों की सहमति पर निर्भर करता है और इसका निर्माण संदर्भ के आधार पर किया जाता है। संदर्भ बदलने पर पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। वैश्वीकरण का वर्तमान युग एक ऐसा परिवर्तन है जिसके लिए लोकतंत्र के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। श्मिटर और कार्ल के अनुसार आधुनिक राजनीतिक लोकतंत्र को शासन की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें शासकों को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए नागरिकों द्वारा जवाबदेह ठहराया जाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के सहयोग से कार्य करते हैं। नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंधों की खोज करने और वे एक दूसरे के पूरक कैसे हैं, इसकी खोज करने से पहले नागरिक समाज की व्यापक अवधारणा को समझना महत्वपूर्ण है। 21.4 नागरिक समाज का दायरा। नागरिक समाज के बारे में बहुत उत्साह है, विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के बारे में, जैसे कि सार्वजनिक हितों और मानवाधिकारों, महिलाओं के मुद्दों, चुनाव निगरानी, भ्रष्टाचार विरोधी और पर्यावरण संबंधी चिंताओं जैसे मुद्दों के लिए समर्पित वकालत समूह। ये समूह विशेष रूप से लोकतांत्रिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहे देशों में बढ़े हैं।
हालांकि नागरिक समाज की तुलना केवल गैरसरकारी संगठनों से करना एक गलती है। नागरिक समाज एक व्यापक अवधारणा है जिसमें राज्य के बाहर के सभी संगठन और संघ शामिल है, जैसे राजनीतिक दल, बाजारोन्मुख संगठन, हित समूह और दबाव समूह। नागरिक समाज में संगठनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें गैर सरकारी संगठन, श्रमिक संघ, पेशेवर संघ जैसे डॉक्टर और वकील, वाणिज्य मंडल, जातीय संघ और बहुत कुछ शामिल है। यह सूची व्यापक है। इसमें ऐसे संघ भी शामिल हैं जो विशिष्ट सामाजिक या राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए मौजूद हैं, जैसे धार्मिक संगठन, छात्र समूह, सांस्कृतिक संगठन, खेल क्लब और अनौपचारिक सामुदायिक समूह। गैर सरकारी संगठन विकसित और विकासशील दोनों देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे सरकारों पर दबाव डालकर और नीति निर्माताओं को तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करके नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। वे नागरिक भागीदारी और नागरिक शिक्षा को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही राजनीतिक दलों में रुचि न रखने वाले युवाओं को नेतृत्व प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। धार्मिक या तानाशाही शासन वाले देशों में एनजीओ को नागरिक समाज के अधिक पारंपरिक हिस्सों जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिनके पास अक्सर जन आधार और स्थानीय फंडिंग स्रोत होते हैं। इन देशों में गैरसरकारी संगठनों पर अक्सर अभिजात वर्ग द्वारा संचालित समूहों का वर्चस्व होता है, जिनके नागरिकों के साथ कमजोर संबंध होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय फंडर्स पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। नागरिक समाज के गठन के सकारात्मक पहलुओं के बावजूद यह स्वीकार करना आवश्यक है कि माफिया और मिलिशिया जैसे समूह अन्य मानवीय संगठनों की तरह ही नागरिक समाज के अभिन्न अंग है। कुछ उत्साही लोग एकतरफा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, यह दावा करते हुए कि नागरिक समाज पूरी तरह से नेक कार्यों और कल्याण कार्यक्रमों के बारे में है। हालांकि वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज अच्छे, बुरे और बिल्कुल विचित्र का मिश्रण है। इंटरनेट पृष्ठों को ब्राउज करने से इस विविधता की एक झलक मिलती है, जिससे नागरिक समाज के वास्तविक दायरे का पता चलता है। यदि हम नागरिक समाज को उच्च मानवीय लक्ष्यों का अनुसरण करने वालों तक ही सीमित रखते हैं, तो यह राजनीतिक या समाजशास्त्रीय नहीं, बल्कि धार्मिक धारणा में बदल जाता है, जो संभावित रूप से समाज की अवधारणा को ही कमजोर कर देता है। नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंध महत्वपूर्ण है। कुछ स्थितियों में नागरिक समाज सत्तावादी शासन को लोकतांत्रिक बनाने और एक बार स्थापित होने के बाद लोकतांत्रिक शासन को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। उदाहरणों में पूर्वी यूरोपीय देश, दक्षिण अफ्रीका, सर्बिया, फिलीपींस और हाल ही में जॉर्जिया शामिल है। इन स्थानों के नागरिकों ने राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए लड़ने, लोकतंत्र के बारे में सीखने और दमनकारी शासन के खिलाफ लाखों लोगों को संगठित करने के लिए नागरिक समाज संगठनों का उपयोग किया है। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नागरिक समाज संगठन नागरिकों के लिए राजनीतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक क्षेत्रों में सामान्य हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार के रूप में कार्य करते हैं। यहाँ वे स्वतंत्र रूप से, सामूहिक रूप से और शांतिपूर्वक भाग लेते हैं। भागीदारी और सामूहिक कार्रवाई के बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों को सीखते हैं। फिर ये मूल्य उनके समुदायों में फैल जाते हैं। नागरिक हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नागरिक समाज के भीतर आंदोलन सरकारी नीतियों और सामाजिक दृष्टिकोण को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। नागरिक समाज की स्वतंत्र गतिविधियां राज्य सत्ता के प्रतिकार के रूप में कार्य करती है। बॉक्स 21.1 जनता की शक्ति। पश्चिम में कई लोगों के मन में नागरिक समाज की अवधारणा अक्सर उन आंदोलनों से जुड़ी होती है जो तानाशाहों को हटाने के लिए जनशक्ति का उपयोग करते हैं। नागरिक समाज को मजबूत करना अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए एक सामान्य लक्ष्य है, खासकर दुनिया भर में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों में।
इस दृष्टिकोण को अक्सर लोकतंत्र संवर्धन टूल किट के रूप में जाना जाता है। थॉमस कैर्थर्स और मरीना ओटावे लोकतंत्र को मजबूत करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और नागरिक समाज की सहयोगी भूमिका पर चर्चा में योगदान देते हैं। एडिंग डेमोक्रेसी एब्रॉड एक महत्वपूर्ण कार्य है जो अमेरिकी लोकतंत्र को बढ़ावा देने में वर्तमान प्रथाओं की पड़ताल करता है। कैरोथर्स का तर्क है कि लोकतंत्र को बढ़ावा देना यथार्थवादी सुरक्षा हितों और आदर्शवादी मानवीय प्रेरणाओं का एक संयोजन है। अपने दृष्टिकोण का समर्थन करने के लिए कैरोथर्स लोकतंत्र सहायता के 3 प्रमुख पहलुओं पर चर्चा करते हैं: चुनावी सहायता, संस्थागत सुधार और नागरिक समाज सहायता। वह इन बिंदुओं को 4 देशों ग्वाटेमाला, नेपाल, जाम्बिया और रोमानिया के केस अध्ययन के माध्यम से दर्शाते हैं, जिन्हें विभिन्न प्रकार की अमेरिकी लोकतंत्र सहायता प्राप्त हुई। कैरोथर्स के अनुसार लोकतंत्र सहायता किसी अन्य तरीके के बजाय लोकतंत्रीकरण प्रक्रिया का परिणाम है। शासन व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण द्वारा निर्मित राजनीतिक स्थान इन देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता की अनुमति देता है। अपनी समापन टिप्पणी में कैरोथर्स ने कहा कि स्थानीय संदर्भों में मतभेदों के बावजूद अमेरिकी लोकतंत्र संवर्धन गतिविधियां अक्सर एक आकार सभी के लिए उपयुक्त लोकतांत्रिक टेम्पलेट का पालन करती हैं, जो एक प्रभावी दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। उनका सुझाव है कि यह टेम्पलेट अकादमिक सिद्धांतों के जानबूझकर आवेदन के बजाय व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से विकसित हुआ है। वाशिंगटन में इस सवाल के समाधान के रूप में नागरिक समाज को मजबूत करने का विचार अक्सर प्रस्तावित किया जाता है कि अरब दुनिया कैसे लोकतंत्रीकरण कर सकती है और संयुक्त राज्य अमेरिका वहां लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए क्या कर सकता है। हालांकि कोई अन्य देशों के आंतरिक मामलों में अमेरिकी हस्तक्षेप से असहमत हो सकता है, विद्वान लोकतंत्र के निर्माण में नागरिक समाज की महत्वपूर्ण भूमिका पर व्यापक रूप से सहमत है। जॉन कीन इस बात पर जोर देते हैं कि नागरिक समाज के बिना व्यक्तियों में राजनीतिक कानूनी ढांचे के भीतर अपनी पहचान, अधिकार और कर्तव्यों को चुनने की क्षमता का अभाव होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में लैरी डायमंड ने अपने 1996 के लेख रीथिंकिंग सिविल सोसाइटी में लोकतंत्र को बढ़ावा देने में नागरिक समाज के कार्यों पर प्रकाश डाला है। उनका दावा है, नागरिक समाज लोकतंत्र के निर्माण और उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह बताते हुए कि लोकतांत्रिक नागरिक समाज जितना अधिक मजबूत होगा, लोकतंत्र के टिकाऊ होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। डायमंड नागरिक समाज के प्रमुख कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। राज्य की शक्ति को सीमित करना, नागरिक समाज राजनीतिक दुरुपयोगों और कानून के उल्लंघनों को सार्वजनिक जांच के अधीन करके उन पर अंकुश लगाने का काम करता है। डायमंड का तर्क है कि लोकतंत्र को मजबूत करने और बनाए रखने के लिए एक जीवंत नागरिक समाज आवश्यक है। नागरिकों को सशक्त बनाना, यह लोकतांत्रिक नागरिकों की राजनीतिक प्रभावकारिता और कौशल को बढ़ाता है, दायित्वों के साथ साथ लोकतांत्रिक नागरिकता के अधिकारों के लिए सराहना को बढ़ावा देता है। लोकतांत्रिक गुणों का विकास, नागरिक समाज लोकतांत्रिक गुणों के विकास को बढ़ावा देता है, जैसे सहिष्णुता, संयम, समझौता करने की इच्छा और विरोधी दृष्टिकोण के प्रति सम्मान। महिलाओं और अल्पसंख्यकों जैसे पारंपरिक रूप से बहिष्कृत समूहों को औपचारिक राजनीति में सत्ता तक पहुंच प्रदान करने के लिए यह महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करना, यह राजनीतिक दलों और संगठनों को अपने हितों को व्यक्त करने, एकत्रित करने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए मंच प्रदान करता है। यह स्थानीय सरकार सहित सभी शासन स्तरों पर भागीदारी और प्रभाव के अवसर पैदा करके लोकतंत्र की गुणवत्ता को समृद्ध करता है। एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करना, आर्थिक रूप से विकसित समाजों में नागरिक समाज एक भर्ती, सूचनात्मक और नेतृत्व पैदा करने वाली एजेंसी के रूप में कार्य करता है। आर्थिक सुधार,
जो अक्सर निहित स्वार्थों के कारण चुनौतीपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण घटनाओं के मद्देनजर अधिक संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए, इंडोनेशिया में आर्थिक पतन के कारण बड़े पैमाने पर असंतोष फैल गया, जिससे राष्ट्रपति सुहार्तो कमजोर हो गए और नागरिकों को अभूतपूर्व रूप से संगठित करने के लिए नागरिक समाज समूहों और विपक्षी दलों के लिए माहौल तैयार हुआ। एक मजबूत नागरिक समाज एक प्रहरी के रूप में काम कर सकता है, हितों की एक विस्तृत श्रृंखला का निरीक्षण और समाधान कर सकता है, जो राजनीति में मुख्य संघर्षों को दूर और कम कर सकता है। सफल आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों के लिए सार्वजनिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना, जो समाज और विधायिका के विभिन्न समूहों के समर्थन पर निर्भर करता है। एक सुस्थापित नागरिक समाज नए राजनीतिक नेताओं को खोजने और प्रशिक्षित करने में भी भूमिका निभाता है। यह नेतृत्व भर्ती पैटर्न को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण हो सकता है, जो अक्सर राजनीतिक दलों द्वारा सीमित होते हैं। चुनावों की निगरानी कई निष्पक्ष संगठन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनावों की निगरानी में भाग लेते हैं। डायमंड के अनुसार, ये प्रयास धोखाधड़ी को उजागर करने, मतदाताओं का विश्वास बढ़ाने, परिणामों की वैधता की पुष्टि करने या सरकारी धोखाधड़ी के बावजूद विपक्ष की जीत साबित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। उदाहरणों में 1980 के दशक के मध्य में फिलीपींस और 1989 में पनामा शामिल है। राज्य के प्रति नागरिक दृष्टिकोण को मजबूत करना नागरिक समाज जवाबदेही, समावेशिता, प्रभावशीलता और इस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को बढ़ाता है। इससे नागरिकों में राज्य के प्रति सम्मान बढ़ता है और इसमें सकारात्मक भागीदारी को प्रोत्साहन मिलता है। एक स्थिर, गुणवत्ता संवेदनशील लोकतंत्र के विकास और रखरखाव के लिए नागरिक समाज महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य विद्वानों ने इस विषय पर अपने दृष्टिकोण साझा किए हैं। लोकतंत्र पर रॉबर्ट डाहल के क्लासिक काम से प्रेरणा लेते हुए अल्फ्रेड स्टीफन ने अपने काम प्रॉब्लम्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन एंड कंसोलिडेशन 1996 में दावा किया है कि लोकतंत्र के लिए एक बुनियादी आवश्यकता व्यक्तियों को व्यक्त करने और सरकार में अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करने का अवसर है। रॉबर्ट डाहल के अनुसार, प्रभावी सरकारी कार्य के लिए कुछ संस्थागत गारंटी होनी चाहिए, जिनमें शामिल है संघ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतदान का अधिकार, सार्वजनिक पद के लिए दौड़ने की क्षमता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, समर्थन और वोट के लिए प्रतिस्पर्धा करने का राजनीतिक नेताओं का अधिकार, सूचना के वैकल्पिक स्रोतों तक पहुंच, नीति निर्माता संस्थाएं वोटों पर निर्भर, प्राथमिकताएं व्यक्त करने के अन्य तरीके। बॉक्स 21.2 आवश्यक स्वतंत्रताएं। संस्थानों के भीतर कुछ गारंटियों के महत्व को पहचानते हुए स्टीफन उन्हें आवश्यक मानते हैं, लेकिन लोकतंत्र के कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं है। वे अपर्याप्त हैं क्योंकि चुनावों की निष्पक्षता या सरकार के बहुमत की परवाह किए बिना मौलिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकारों और जांच और संतुलन के साथ संस्थानों की प्रणाली सुनिश्चित करने वाले संविधान के बिना राजनीतिक समाज में गुणवत्ता का अभाव है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्य की शक्ति को सीमित करने और जवाबदेही की गारंटी देने के लिए ऐसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। 21.7 लोकतंत्र संवर्धन में नागरिक समाज की भूमिका। लेक सिविल सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन ग्लोबल गवर्नेंस में डॉक्टर जॉन आर्ट शोल्टे ने अवधारणाओं का गहन विश्लेषण किया है। नागरिक समाज और लोकतंत्र के बीच संबंधों के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करते हुए वह कम उत्साही पक्ष का भी मूल्यांकन करती है। लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने में नागरिक समाज की सकारात्मक भूमिका पर प्रकाश डालते हुए शोल्टे ने 6 क्षेत्रों की पहचान की जहां यह लोकतंत्र में योगदान दे सकता है। सार्वजनिक शिक्षा। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जागरूकता महत्वपूर्ण है। नागरिक समाज जनता को शिक्षित करके लोकतंत्र को बढ़ा सकता है।
नागरिक संघ वैश्विक कानूनों और नियामक संस्थानों के बारे में जागरूकता और समझ बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसे प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज समूह स्कूलों और उच्च संस्थानों के लिए हैंडबुक, सूचना किट, ऑडियो विजुअल प्रस्तुतियाँ, कार्यशालाएं, समाचार पत्र, मीडिया सहभागिता, वेबसाइट और शैक्षिक सामग्री बना सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन के लिए हितधारकों को आवाज देना। नागरिक समाज हितधारकों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक मंच प्रदान करके लोकतांत्रिक शासन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक संघ विभिन्न समूहों की जरूरतों और मांगों के संबंध में शासन एजेंसियों को सूचना, प्रशंसा पत्र और विश्लेषण के संचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इसमें गरीब, महिलाएं और विकलांग व्यक्ति जैसे हाशिए पर रहने वाले सामाजिक वर्ग शामिल हैं, जिनका अक्सर कार्यकारी और विधायी निकायों में निर्वाचित अधिकारियों के माध्यम से सीमित प्रतिनिधित्व होता है। ऐसा करने से नागरिक सक्रियता हितधारकों को सशक्त बनाती है और राजनीति को अधिक सहभागी लोकतंत्र की ओर ले जाती है। सरकारी नीतियों को प्रभावित करना। सरकारी नीतियों का निर्माण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिक समाज के इनपुट से महत्वपूर्ण रूप से आकार लेता है। उदाहरण के लिए, नागरिक समूह वाशिंगटन सर्वसम्मति पर चर्चा शुरू करने और पारिस्थितिक असंतुलन से संबंधित मुद्दों को लगातार संबोधित करने में सहायक रहे हैं। उन्होंने गरीबी का गुणात्मक मूल्यांकन भी किया है और वैश्विक दक्षिण में ऋण कटौती योजनाओं की वकालत की है। शासन में पारदर्शिता बढ़ाना। शासन में पारदर्शिता को बढ़ावा देने में सतर्क नागरिक लामबंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नागरिक समाज का निरंतर दबाव नियामक ढांचे और संचालन के प्रकटीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे वे सार्वजनिक जांच के लिए सुलभ हो जाते हैं। अक्सर नागरिकों में सरकारी निर्णयों के बारे में जागरूकता की कमी होती है, जैसे कि उन्हें कौन बनाता है, उपलब्ध विकल्प, निर्णय लेने का आधार, अपेक्षित परिणाम और कार्यान्वयन के लिए आवंटित संसाधन। नागरिक समूह अपने सुस्थापित नेटवर्क के साथ क्या पारदर्शी बनाया गया है, कब, किस रूप में, किन चैनलों के माध्यम से, किसके निर्णयों के आधार पर, किस उद्देश्य के लिए और किस उद्देश्य से पारदर्शी बनाया गया है के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाकर पारदर्शिता की प्रचलित आधिकारिक बयानबाजी को चुनौती देते हैं। किसका हित? सार्वजनिक जवाबदेही सरकारी एजेंसियों को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने में नागरिक समाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नागरिक समूह नीतियों के कार्यान्वयन और प्रभाव की निगरानी करते हैं और परिणाम नकारात्मक होने पर सुधारात्मक कार्रवाइयों की वकालत करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वतंत्र नागरिक एजेंसियां विश्व बैंक और IMF नीतियों का आकलन करने के लिए निष्पक्ष नीति मूल्यांकन तंत्र का उपयोग करती हैं, जो अक्सर कम विकसित देशों के प्रति उनके दृष्टिकोण की आलोचना करती है। पश्चिमी देशों द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखने का दावा करने के बावजूद वे कभी-कभी वैश्विक खिलाड़ी के रूप में अधिक निरंकुश व्यवहार करते हैं। नागरिक एजेंसियां अपने जवाबदेही कार्य के माध्यम से वैश्विक अधिकारियों से अपने कार्यों और नीतियों के लिए अधिक जिम्मेदारी लेने का आग्रह कर सकती हैं। वैधता। नागरिक समाज के सामूहिक प्रयास वैध लोकतांत्रिक शासन की स्थापना में योगदान दे सकते हैं। वैध शासन तब होता है जब लोग शासन करने के प्राधिकार के अधिकार को स्वीकार करते हैं और उसके निर्देशों का पालन करना अपना कर्तव्य महसूस करते हैं। ऐसी सहमति अवैध और तानाशाही शासन की तुलना में अधिक प्रभावी, उत्पादक और अहिंसक शासन की ओर ले जाती है। यह पहचानना आवश्यक है कि लोकतंत्र राष्ट्रीय शासन से परे तक फैला हुआ है। नागरिक समाज को वैश्विक शासन नीति के रूप में लोकतंत्र की वकालत करनी चाहिए। वे न केवल घरेलू स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, बल्कि वैश्विक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण को भी प्रभावित करते हैं। नागरिक समाज नागरिकों को यह दावा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है
कि वैश्विक शासन व्यवस्था को मार्गदर्शन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो व्यवहार को प्रतिबंधित करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों, महिलाओं के अधिकारों, विकलांगों के अधिकारों और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं घरेलू नीति निर्माण और कार्यान्वयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। वैश्विक ऋण राहत और सामाजिक रूप से टिकाऊ संरचनात्मक समायोजन की वकालत करने वाले विकास केंद्रित गैर सरकारी संगठन और थिंक टैंक राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक वित्त की जांच करते हैं। महिला आंदोलन लैंगिक आधार पर राज्य को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थानों का लाभ उठाते हैं, जबकि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को वैश्विक मानवाधिकार चिंताओं से गति मिलती है। 21.8 नागरिक समाज के संभावित लोकतांत्रिक जोखिम। स्थानीय और वैश्विक शासन दोनों को आकार देने में नागरिक समाज की भूमिका को समझना आवश्यक है। हालांकि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि नागरिक समाज कुछ मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने के बजाय लोकतांत्रिक शासन में बाधा डाल सकता है। इन मामलों में नागरिक गतिविधियां लोकतंत्रीकरण की अपनी क्षमता से कम नहीं होती है, इसके बजाय वे लोकप्रिय शासन में बाधा डालते हैं। 7 संभावित नकारात्मक परिणामों की पहचान की जा सकती है। नागरिक समाज की गतिविधियां स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकती हैं। नागरिक समाज शब्द के सकारात्मक अर्थों के बावजूद स्वैच्छिक संगठन स्वचालित रूप से लोकतंत्र को बढ़ावा देने को प्राथमिकता नहीं देते हैं। इसके विपरीत कुछ संगठन निजी हितों और विशेषाधिकारों को आगे बढ़ाकर लोकतंत्र को कमजोर कर सकते हैं। नस्लवाद, अतिराष्ट्रवाद और धार्मिक कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले विनाशकारी समूह दूसरों के लोकतांत्रिक अधिकारों के खिलाफ कार्य करते हैं। मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे इस्लामी क्षेत्र के राजनीतिक रूप से प्रासंगिक हिस्सों ने लगातार लोकतंत्र की वकालत नहीं की है। यदि नागरिक समाज के प्रयासों की योजना खराब ढंग से बनाई गई या क्रियान्वित नहीं की गई तो वह लोकतंत्र को कमजोर कर सकता है। संस्थागत शासन व्यवस्था की समझ के बिना कार्यकर्ता अपने संगठन के उद्देश्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि शिक्षाविद भी सार्वभौमिक लोकतंत्र के अपने सैद्धांतिक मॉडल को किसी दिए गए क्षेत्र की विशिष्ट वास्तविकताओं और राजनीतिक आवश्यकताओं से जोड़ने में विफल हो सकते हैं। अपर्याप्त रूप से सुसज्जित सरकारी एजेंसियां नागरिक समाज के इनपुट को संभालने के लिए संघर्ष कर सकती हैं। नियामक निकायों में नागरिक समाज के योगदान से लाभ उठाने के लिए आवश्यक विशेषज्ञता, धन, प्रक्रियाओं या दृष्टिकोण की कमी हो सकती है। प्रमुख निर्णय लेने के बाद केवल नीति निर्धारण के बाद के चरणों में नागरिक संघों से परामर्श करना लोकतंत्र को बढ़ावा देने के बजाय सामाजिक घर्षण और उथल-पुथल को जन्म दे सकता है। राज्य की फंडिंग और लाभ नागरिक संगठनों में स्वयंसेवकों को भ्रष्ट कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्वयंसेवक अल्पकालिक लाभ को प्राथमिकता दे सकते हैं। अपर्याप्त प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को काफी हद तक कमजोर कर सकता है। नागरिक समाज को अपने वादों को पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों को अधिकारियों तक उचित पहुंच और भागीदारी के समान अवसर मिलने चाहिए। अन्यथा नागरिक समाज वर्ग, लिंग, राष्ट्रीयता, नस्ल, धर्म, शहरी बनाम ग्रामीण स्थान और अन्य से संबंधित संरचनात्मक असमानताओं और मनमाने विशेषाधिकारों को बनाए रख सकता है या खराब कर सकता है। चिंता की बात यह है कि जब नागरिक समाज वैश्विक लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो वह स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं पर पूरी तरह से विचार नहीं कर सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नागरिक समाज स्थानीय स्थितियों को अच्छी तरह से नहीं समझ सकता है। विशेष रूप से यह जोखिम है कि दक्षिण और पूर्व साम्यवादी देशों में नागरिक समाज पश्चिमी शैली के, पश्चिमी व्यक्तियों के नेतृत्व वाले पश्चिमी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों से काफी प्रभावित हो सकता है। ये कार्यकर्ता वैश्विक शासन की वर्तमान स्थिति की आलोचना कर सकते हैं,
और स्थानीय समुदायों की तुलना में वैश्विक प्रबंधकों के साथ उनके मजबूत संबंध हो सकते हैं। नतीजतन गैर सरकारी संगठन और अन्य संगठित नागरिक समाज समूह अनजाने में जमीनी स्तर के आंदोलनों को किनारे कर सकते हैं, जो वैश्विक शासन से प्रभावित विविध दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक और चिंता का विषय यह है कि नागरिक समाज समूह, यहाँ तक कि जो लोग अधिक लोकतंत्र की वकालत कर रहे हैं, उनके अपने कार्यों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव हो सकता है। आंतरिक लोकतंत्र की यह कमी न केवल अपने आप में समस्याग्रस्त है, बल्कि इसलिए भी कि यह समाज में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लक्ष्य के विरुद्ध है। नागरिक संघों के लिए सदस्यों की भागीदारी को केवल शुल्क का भुगतान करने तक सीमित रखना असामान्य बात नहीं है। ये संगठन विशिष्ट समूहों से उचित परामर्श किए बिना भी उनकी वकालत कर सकते हैं। कुछ मामलों में नागरिक संगठनों के नेता कल्याण को बढ़ावा देने की आड़ में बहस को दबा सकते हैं। इसके अलावा इन समूहों में पारदर्शिता की कमी हो सकती है। कुछ लोग वित्तीय विवरण या अपने संगठन के उद्देश्यों का खुलासा नहीं करते हैं। अपनी गतिविधियों की व्यापक रिपोर्ट प्रदान करना तो दूर की बात है। इन संभावित मुद्दों को देखते हुए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों सेटिंग्स में लोकतंत्र की ताकत के रूप में नागरिक समाज के प्रति हमारे उत्साह को सावधानी और देखभाल के साथ संतुलित करना महत्वपूर्ण है। हमें नागरिक समाज के आदर्शवादी दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। हालांकि नागरिक समाज से कई सकारात्मक चीजें आ सकती हैं, लेकिन ऐसी स्थितियां भी हैं जहां इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। नागरिक समाज अच्छे परिणाम प्राप्त करने का एक साधन है, लेकिन इसे अपने आप में अंत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ मामलों में नागरिक भागीदारी वास्तव में लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा सकती है या इसकी नींव को बाधित कर सकती है। समाज को मांग करनी चाहिए कि नागरिक संघ न केवल दावा करे बल्कि अपनी लोकतांत्रिक वैधता का प्रदर्शन भी करें। जो लोग विदेशों में लोकतंत्र का समर्थन करते हैं या उसे वित्तपोषित करते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं लोकतंत्र का अभ्यास करें। संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1991 से मध्य पूर्व में विभिन्न लोकतंत्र समर्थक संगठनों की सहायता की है। 1991 से 2001 तक लगभग $150 मिलियन की लोकतंत्र सहायता प्रदान की है। यह सहायता मुख्य रूप से नागरिक समाज को मजबूत करने पर केंद्रित थी। वेस्ट बैंक और गाजा में अमेरिका ने 1994 में फिलिस्तीनी प्राधिकरण के निर्माण के बाद फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठनों को वित्त पोषित किया, जिससे नागरिक समाज को मजबूत करने के लिए अपना समर्थन बढ़ाया। 2000 में अमेरिकी सहायता कार्यक्रम ने फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठनों, विशेष रूप से सेवाउन्मुख लोगों की मदद के लिए $32 मिलियन की परियोजना शुरू की। लेबनान में अमेरिकी सहायता कार्यक्रम ने समुदायाधारित सेवा एनजीओ की सहायता के लिए 1990 के दशक में लाखों खर्च किए। अमेरिकी प्रयासों का प्राथमिक फोकस नागरिक समाज की सहायता करना था, न कि केवल लोकतंत्र को बढ़ावा देना। मिस्र में अमेरिका का मानना था कि विकास में निजी समूहों को शामिल करना उसके आर्थिक उदारीकरण के लक्ष्य के अनुरूप होगा। वेस्ट बैंक और गाजा में अमेरिका का लक्ष्य फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठनों को रहने की स्थिति में सुधार करने में सहायता करके ओस्लो शांति प्रक्रिया के लिए लोकप्रिय समर्थन जुटाना था। गैर सरकारी संगठनों ने भी सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, खासकर जब से फिलिस्तीनी प्राधिकरण को प्रत्यक्ष अमेरिकी फंडिंग कांग्रेस द्वारा प्रतिबंधित थी। लेबनान में अमेरिका ने कमजोर सरकारी एजेंसियों के कारण समुदायाधारित संगठनों और गैर सरकारी संगठनों पर भरोसा करते हुए गृह युद्ध के बाद समुदायों के पुनर्निर्माण में मदद करने की मांग की। क्लिंटन प्रशासन के दौरान राजनीतिक इस्लाम एक कारक बन गया। कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने सेवा एनजीओ को इस्लामवादी विपक्षी आंदोलनों का समर्थन करने वाले इस्लामी दान के संभावित प्रतिकार के रूप में देखा।
हालांकि विरोधाभास तब पैदा होता है जब अमेरिका 1991 और 2003 में इराक और अफगानिस्तान जैसे छोटे देशों में अलोकतांत्रिक कार्रवाइयों में शामिल हो गया, जिससे वैश्विक लोकतंत्र के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की ईमानदारी पर सवाल खड़े हो गए। लोकतंत्र के लिए अमेरिका की लंबे समय से प्राथमिकता के बावजूद इसके इतिहास में अमेरिकी राष्ट्रपतियों, विशेषकर विल्सन 1913 से 21 के राष्ट्रपति के नेतृत्व में मेक्सिको, मध्य अमेरिका और कैरेबियन में लगभग 2 दर्जन सैन्य आक्रमण शामिल हैं, जिनमें से किसी का भी कोई परिणाम नहीं निकला। प्रजातंत्र 1992 में पनामा, 1994 में हैती और 2002 में अफगानिस्तान जैसे तानाशाही शासनों को जबरन हटाने के हालिया उदाहरण लोकतंत्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में काम नहीं करते हैं। 21.9 निष्कर्ष। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर लोकतंत्र में नागरिक समाज की भूमिका की गहन जांच करने के बाद हमें एक भ्रामक स्थिति मिलती है। जो लोग लगातार लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन प्रणाली के रूप में प्रचारित करते हैं, वे अक्सर इसे तब कमजोर कर देते हैं जब उनके अपने हित कभी-कभी तुच्छ दांव पर लग जाते हैं। फिर भी यह निर्विवाद है कि नागरिक समाज ने लोकतंत्र के कामकाज को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हालांकि कम विकसित दुनिया के लिए समझने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नागरिक समाज और लोकतंत्र का पश्चिमी मॉडल समान रूप से खतरनाक और थोपने वाला हो सकता है। कई शिक्षाविदों का कहना है कि नागरिक समाज की अवधारणा पश्चिम के बाहर लागू नहीं हो सकती है। कुछ मानवविज्ञानी पश्चिमी संदर्भों से परे इसकी वैधता पर सवाल उठा रहे हैं। चीन और ताइवान के तुलनात्मक अध्ययन में रॉबर्ट पी वेलर एक विशिष्ट यूरोपीय दार्शनिक परंपरा में निहित इसकी समस्याग्रस्त सैद्धांतिक धारणाओं को ध्यान में रखते हुए नागरिक समाज शब्द का उपयोग करने से बचते हैं। राजनीतिक सिद्धांतकार सुदीप्त कविराज और सुनील खिलनानी इस अवधारणा के उद्भव का श्रेय यूरोपीय उपनिवेशवाद को देते हैं, जहां राज्य सामाजिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया। विषय को सैद्धांतिक रूप से गहराई से समझने के लिए कुछ बिंदु इसकी जटिलताओं को समझने में मदद करते हैं। सबसे पहले, वकील अक्सर नागरिक समाज को पूरी तरह से सकारात्मक रूप में चित्रित करते हैं। नागरिक भागीदारी बढ़ाने, राज्य की जवाबदेही बढ़ाने और नागरिक शिक्षा प्रदान करने में इसकी भूमिका पर जोर देते हैं। हालांकि इस आदर्शवादी दृष्टिकोण के कारण 1989 के बाद से कम विकसित देशों में नागरिक समाज संगठनों को पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय अनुदान मिला है, जिसके मिश्रित परिणाम सामने आए हैं। दूसरे, नागरिक समाज को आदर्श बनाने वाले नागरिक संघर्ष को नजरअंदाज करते हुए नागरिक जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संसाधनों, कानूनों, नीतियों और प्रभाव पर संघर्ष नागरिक समाज में अंतर्निहित है और बहुलवाद इसके मूल में है। सत्य के एकल स्रोत वाले समाज, जैसे स्टालिन के अधीन सोवियत संघ या अयातुल्ला खुमैनी के अधीन ईरान, विविध दृष्टिकोण अपनाने वालों की तुलना में नागरिक समाज के प्रति कम सहिष्णु है। तीसरा, टोकेविले से शुरू करके पश्चिम में लोगों ने आम तौर पर समाज में व्यक्तिवाद के महत्व पर जोर दिया है। उदाहरण के लिए, अर्नेस्ट गेलन नागरिक समाज को मॉड्यूलर मैन के विचार पर निर्मित बताते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो स्वतंत्र है फिर भी दूसरों के साथ जुड़ने को तैयार है। हालांकि दुनिया के कई हिस्सों में व्यक्ति खुद को मॉड्यूलर के रूप में नहीं देखते हैं। वे अपनी पहचान को परिवार, धर्म, जातीयता, जाति, नस्ल या किसी अन्य चीज के आधार पर विशिष्ट समुदायों के सदस्यों के रूप में देखते हैं। इन पहचानों को आसानी से चुना या बदला नहीं जा सकता। साकेते सेंटर जैसी जगहों पर विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं और कभी-कभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में प्रथाओं को भी साझा करते हैं। हालांकि इस खुलेपन का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति आसानी से एक धर्म से दूसरे विश्वास में बदल सकते हैं। धर्म,
परिवार और जातीयता के साथ व्यक्तियों को सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक अर्थों से गहराई से जोड़ता है, जो आसानी से अलग नहीं होते हैं। मुख्य प्रश्न यह उठाया गया है कि यदि व्यक्तियों को मॉड्यूलर के रूप में देखा जाता है, तो वैश्विक स्तर पर नागरिक समाज को कैसे परिभाषित किया जाए। चौथा, नागरिक समाज की अवधारणा को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि इसमें परिवार को छोड़कर सभी गैरराज्य संगठन शामिल हैं, जिससे यह बहुत अधिक समावेशी हो गया है। यह प्रस्ताव नागरिक समाज और निजी सामाजिक रूपों के बीच की रेखा को धुंधला करता है। अवधारणा को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए नागरिक समाज का नागरिक पहलू सार्वजनिक आयाम वाले नेटवर्क, आंदोलनों और संगठनों तक सीमित होना चाहिए। पांचवें, नागरिक समाज को दोहरी प्रकृति के रूप में देखा जाता है, मूल में निजी लेकिन फोकस में सार्वजनिक। नागरिक समाज समूह स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विभिन्न स्तरों पर नीतियों को प्रभावित करने के लिए संघ, शिक्षा और प्रदर्शन जैसे अहिंसक सार्वजनिक साधनों का उपयोग करके निजी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये हित व्यक्तिवादी हो सकते हैं या धर्म, नस्ल या अन्य सामाजिक समूहों से संबंधित हो सकते हैं, जिससे सरकार पर दबाव बन सकता है। निष्कर्षतः एक स्वस्थ एवं सक्रिय नागरिक समाज लोकतंत्र के लिए आवश्यक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लोकतांत्रिक देशों में नागरिक समूहों को संसाधन और प्रशिक्षण प्रदान करके योगदान दे सकता है। हालांकि नागरिक समाज या लोकतंत्र के नाम पर किसी के विचारों और संस्कृति को थोपने के प्रति सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। जबकि लोकतंत्र को शासन की एक मजबूत प्रणाली माना जाता है, सामाजिक विज्ञान में इसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। पूर्व में प्राचीन सांस्कृतिक प्रणालियों को मूल्यवान माना जाता है और केवल पश्चिमी प्राथमिकताओं के कारण इन्हें त्यागा नहीं जाना चाहिए। बेहतर जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए चल रही बहस और उत्साह से गरीबी और पीड़ा का सामना कर रहे सत्तावादी समाज के लोगों को लाभ मिलता रहना चाहिए।